Hello everyone, welcome to our channel PWIIT Jam and CSI Net. I am your educator Vaishali और आज इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज दैट इज DBT बेट PYQs। हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। PYQs हम प्रैक्टिस करने वाले हैं विद ईच सेक्शन, ईच लेक्चर हम यही करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो DBT एंड CSI नेट का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। एंड अगर हम देखें CSI नेट बहुत डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है और DBT बेट जो है वो बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सो अगर आप CSI नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली DBT बेट की भी तैयारी ऑलरेडी हो रही है साथ साथ ही, तो आपको DBT बेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए ताकि आप बहुत आसानी से DBT बेट को भी क्वालिफाई कर जाओ। एंड फॉर श्योर अगर आप PYQs प्रैक्टिस करोगे और अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप DBT बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। सो ये सीरीज जो है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपकी DBT की जो तैयारी है वो स्पेसिफिक थोड़ा सा कर देगी DBT की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी आप जो कॉन्सेप्ट्स है वो नेट में पढ़ ही रहे हो। सो द टारगेट विल बी DBT बेट PYQs। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। द रोल ऑफ DNA लाइगेज इन DNA रेप्लिकेशन इज। तो आप देख सकते हो कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट। तो आई थिंक DNA लाइगेज का जो रोल होता है वो हम 11th-12th में भी पढ़ते हैं कि क्या रोल है। सो इट इज द क्वेश्चन ऑफ 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो द क्वेश्चन सेज द रोल ऑफ DNA लाइगेज इन DNA रेप्लिकेशन इज। क्या रोल है DNA लाइगेज का? फर्स्ट इज एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू द लीडिंग स्ट्रैंड। तो आपको पता है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने का काम करता है DNA पॉलीमरेज। सो डेफिनेटली ये तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स टू द लैगिंग स्ट्रैंड। ये भी आपका DNA पॉलीमरेज का काम है। नेक्स्ट ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन 3' OH of one Okazaki fragment and the 5' phosphate of the next on the lagging strands। तो ये काम है DNA लाइगेज का। DNA लाइगेज का काम क्या होता है? ओकासाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम जो होता है वो आपका DNA लाइगेज करता है। 3' OH जो एक न्यूक्लियोटाइड पर है उसको 5' फॉस्फेट के साथ जोड़ता है एंड अ न्यू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। Base pairing of the template and the newly formed DNA strand. So this is not the function of DNA ligase। एक रिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार सारे एंजाइम्स देख लेते हैं जो DNA रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। सो वी हैव टू कवर एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन DNA रेप्लिकेशन। सबसे पहला एंजाइम है DNA हेलिकेज। द फर्स्ट एंजाइम इज DNA हेलिकेज। DNA हेलिकेज का काम करता है अनवाइंडिंग ऑफ DNA करता है। जो आपके दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो होते हैं, उनको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाता है, उनको ओपन अप करता है टू फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड जिन पे एक्चुअली रेप्लिकेशन होता है। सो द फर्स्ट एंजाइम इज DNA हेलिकेज। सेकेंड एंजाइम इज DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज का आपने ऑप्शंस में भी देखा क्या काम होता है। इट एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड्स, एडिशन ऑफ DNTPs या फिर आप कहोगे न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। सो अभी मैं बहुत बेसिक बहुत बता रही हूँ। जो DNA पॉलीमरेज है वो प्रोकैरियोट्स में अलग है, यूकैरियोट्स में अलग है। हम उतनी डेप्थ में नहीं जा रहे, हम सुपरफिशियली रिवाइज कर रहे हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं DNA रेप्लिकेशन के। थर्ड एंजाइम इज DNA ligase। DNA का ligase का काम आपने देखा, इट जॉइंस योर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जॉइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स।
Then we have DNA primase. DNA primase का काम होता है, it adds the primer. फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स. एंजाइम्स नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, SSBs. SSBs का काम क्या होता है? SSBs क्या करते हैं, जब डीएनए अनवाइंड हुआ, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो गए, सिंगल स्ट्रैंड हो गए, तो उनको स्टेबलाइज करना कि वो वापस आके डबल स्ट्रैंड ना बना ले, वो किसका काम होता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स. दीज स्टेबलाइज single strands of DNA. सो ये बहुत ही ज़्यादा ओवरव्यू हो गया, बहुत ही सिंपल ओवरव्यू हो गया कि कौन कौन से एंजाइम इवॉल्व है डीएनए रेप्लिकेशन में. और भी एंजाइम्स हैं, हम और ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, हम सिर्फ मेजर देख रहे हैं एक बार, जिस हिसाब से क्वेश्चन आया उसके अकॉर्डिंग हम ये रिवीजन कर रहे हैं. सो द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन डीएनए रेप्लिकेशन आपने देखा. एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड टू द लीडिंग स्ट्रैंड किसका काम है? डीएनए पॉलीमरेज का काम है. एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड टू द लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है. फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द 3' OH of 1 Okazaki fragment and the 5' phosphate of next on the lagging strand, ये काम होता है DNA ligase का. Base pairing of the template and the newly formed DNA strand, that is not the work of DNA ligase. ठीक है. अब जब बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होकर रिवीजन कराएंगे. अभी यहाँ पर जो मेजर आया था, बहुत बेसिक पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग बहुत बेसिक रिवीजन कर ली है. नेक्स्ट देखते हैं, फिगर है आप सबकी हेल्प के लिए. सो यू कैन सी लैगिंग स्ट्रैंड है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है, डीएनए लाइगेज है, आरएनए प्राइमर्स है, डीएनए प्राइमेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, लीडिंग स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स है, टोपोआइसोमरेज है. सो दिस इज हाउ डीएनए रेप्लिकेशन वर्क्स. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर क्रिटिकल टू द जीनोम रेप्लिकेशन. क्या क्या चाहिए आपने सारे देख लिए यहाँ पे, डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए प्राइमेज. तो पॉलीमरेज तो चाहिए, लाइगेज भी चाहिए, हेलिकेज भी चाहिए, सब चाहिए. सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट. हमें ये सारे के सारे एंजाइम्स चाहिए फॉर द जीनोम रेप्लिकेशन. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक मशीनरी है दैट इज द सेम. नाम अलग अलग हो सकते हैं, बेसिक मशीनरी जो काम करती है वो सेम है. पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, यूकैरियोट्स में भी मिलेंगे. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेलिन एंड सीरीन आर 117 डाल्टन and 105 Dalton respectively. Valine and serine form a dipeptide valine serine. The molecular weight in the Daltons of, देखो जब वेलिन और सीरीन ज्वाइन करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, आपको पता है कि जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल एक निकलता है. तो वो पूछ रहे हैं कि ये जो डाइपेप्टाइड बना है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा. सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम सोचे तो हम क्या सोचेंगे कि मॉलिक्यूलर वेट बहुत डायरेक्ट है, 117 क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेलिन प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सीरीन कर दो तो आपको डाइपेप्टाइड का वेट मिल जाएगा. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये डाइपेप्टाइड बना है उस टाइम पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है, तो आपको उस वाटर मॉलिक्यूल का वेट जो है वो माइनस करना है. माइनस वेट ऑफ 1H2O. जब पेप्टाइड बॉन्ड बना है तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है, उसका वेट आपको माइनस करना है. सो इट इज क्या है, वेलिन का 117 प्लस 105 माइनस वाटर का 18. सो इट विल बी 222 minus 18, that amounts to 204 Daltons. तो ये प्लीज याद रखना, जब भी पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसके साथ एक
वाटर मॉलिक्यूल एग्जिट होता है, बाहर निकाला जाता है। तो जब भी आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे किसी पेप्टाइड का, तो आपको वाटर मॉलिक्यूल्स, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल, मान लो अगर यहाँ पे ट्राईपेप्टाइड होता, यहाँ पे 1 अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड और 3 अमाइनो एसिड, ट्राईपेप्टाइड बनता तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलते, तो आपको 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट माइनस करना पड़ता। सो प्लीज इस चीज का याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन जो है ये हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो क्या करना है, जो भी आपको अमाइनो एसिड दिया हुआ है उनका वेट प्लस करना है, प्लस जितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं उनको माइनस कर देना है। सो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस। Coming to the next question, how much sodium hydroxide will you wait to prepare 0.25 liter of 3 molar solution? आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको मोलैरिटी दी हुई है, that is 3 molar, आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, that is 0.25 liters, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज किया। दैट इज, आप कैसे निकालते हो, गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको निकालना है। दैट इज गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मतलब आप गिवन मास का मतलब क्या है, कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड आप यूज करोगे। गिवन मास ऑफ NaOH जो आपको निकालना है। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। करेक्ट, यही मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी आप देख लो दी हुई है आपको 3। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला, या फिर आप मोल्स रख लो भी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम आपको 0.25 दी गई है, तो आप यहाँ से मोल्स फाइंड आउट कर देते हो। मोल्स इक्वल्स टू 0.75 मोल्स आ गए। एंड मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर हम देखें मोल्स हमारे पास आ गए 0.75, गिवन मास वी हैव टू फाइंड आउट, मॉलिक्यूलर मास होता है 40। सो यहाँ पर हो जाएगा 0.75 इंटू 40 एंड ये आंसर आएगा 30 ग्राम्स, जो आपने यहाँ पर देखा। क्या करा हमने मोलैरिटी पहले हमने लिखा, तो ऑब्वियसली मैंने आपको समझाने के लिए बहुत डिटेल में लिखा है। एग्जाम में आपको इतना सब कुछ ऐसे नहीं करना कि आप इतना डिटेल में पहले लिखोगे उसके बाद सॉल्व करोगे, मुझे समझाना था इसलिए मैंने बहुत एक्सपैंड करके लिखा है उस चीज़ को। सो हमें दिया हुआ था मोलैरिटी 3 मोलर है, उसके साथ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 0.25 है, आपको गिवन मास ऑफ NaOH निकालना था। तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज इन लीटर्स। जो आपको वैल्यूज थी 3 और 0.25 आपने सब्स्टिट्यूट करी, जहां से आपको मोल्स मिले 0.75। सो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल्स आपके पास 0.75 थे, गिवन मास आपको निकालना था। मॉलिक्यूलर मास होता है NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40, जो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, एंड फाइनली आंसर आ गया 30 ग्राम्स। सो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर आपको मोलैरिटी इनके फॉर्मूलाज पता हैं तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है सॉल्व करना, एंड यू कैन एक्सपेक्ट एक क्वेश्चन इस पर जरूर आता है, किसी मोलैरिटी से रिलेटेड है या मोलालिटी से रिलेटेड है, बट एक क्वेश्चन कंसंट्रेशन बेस्ड आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फाजेस। बैक्टीरियोफाजेस से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग द फॉलोइंग एंजाइम व्हिच फ्रेगमेंट द फाज जीनोम। कौन से एंजाइम्स होते हैं बैक्टीरिया में जो फाज के जीनोम को फ्रेगमेंट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, दैट इज योर एंडोन्यूक्लियस। बहुत आसान। और एंडोन्यूक्लियस को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहते हैं, जो आज हम अपनी डिफरेंट टेक्निक्स में यूज करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। सो वेज DNA, दैट इज बैक्टीरियोफाज का जो जीनोम है उसको कौन फ्रेगमेंट करता है, दैट इज एंडोन्यूक्लियस। बैक्टीरिया का वो प्रोटेक्शन सिस्टम है फाज से बचने के लिए, लेकिन हम ह्यूमंस उसको एक्सप्लॉइट करते हैं इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है? प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गन, बिल्कुल सही, ठीक है स्टेटमेंट। यूकैरियोट्स कैन बी आइदर मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, दोनों हो सकते हैं, करेक्ट। प्रोकैरियोटिक सेल लैक न्यूक्लियस वेयरएज यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, ये भी सही है। यूकैरियोटिक सेल्स आर इवोल्यूशनरी मोर एंशिएंट देन प्रोकैरियोटिक सेल, इवोल्यूशनरी मोर एंशिएंट, क्या यूकैरियोटिक सेल पहले आई थी? वो कह रहा है इवोल्यूशनरी एंशिएंट है, मतलब पहले यूकैरियोटिक सेल आई थी फिर प्रोकैरियोटिक सेल आई, ऐसा कुछ है नहीं, पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई थी फिर यूकैरियोटिक सेल आई। तो हमारी जो प्रिमिटिव सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और जो एडवांस सेल्स हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो इसलिए जो लास्ट स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट। तो एक बार देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को देखें। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो वर्ड का मतलब प्रिमिटिव, एंड कार्यो से आया हमारे पास न्यूक्लियस। तो वो सेल्स जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, अब प्रिमिटिव का मतलब क्या है? वो सेल्स जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, द सेल्स दैट लैक well defined न्यूक्लियस, वो सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। अब इस वर्ड वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज की बाउंड्री होना, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब आपको पता चले कि ये चीज जो है ना यहाँ से शुरुआत हो रही है और यहाँ खत्म हो रही है, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का समझ में आ गया, बाउंड्री होती है। तो वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस की कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जिनकी न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री नहीं है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सीधा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, वो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं। वहीं पर यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू, एंड वही न्यूक्लियस, कार्योन वर्ड का न्यूक्लियस। तो वो सेल्स जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। और क्या स्पेशल फीचर है यूकैरियोटिक सेल का? इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंड हमें पता है यूकैरियोटिक सेल हमारी एडवांस्ड सेल्स हैं। तो आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई है जहां से आप देख सकते हो कॉमन फीचर्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में क्या क्या कॉमन फीचर्स हैं। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सिमिलर कंस्ट्रक्शन। अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल लो या यूकैरियोटिक सेल लो, दोनों में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो ये दोनों का कॉमन फीचर है, एंड द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो लिपिड बाइलेयर, तो ये फीचर दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड इन डीएनए यूजिंग आइडेंटिकल जेनेटिक कोड। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है दोनों में डीएनए में प्रेजेंट होती है, उसके साथ साथ जो जेनेटिक कोड है, प्रोटीन कोडिंग है, वो भी दोनों में सेम होती है। नेक्स्ट, सिमिलर मैकेनिज्म। अब ये चीज़ यहाँ पे समझ लेना कि ये मैकेनिज्म की बात कर रहा है, प्लीज़ अच्छे से सुन लो, ये मैकेनिज्म की बात कर रहा है। सिमिलर मैकेनिज्म फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग सिमिलर राइबोसोम्स। उसने ये नहीं बोला कि दोनों में एंजाइम सेम है, उसने बोला कि जो मैकेनिज्म है, जो स्टेप्स हैं प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के, वो सेम है। लोकेशन ऑब्वियसली अलग अलग है दोनों की, तो सिमिलैरिटी कहाँ पर है? सिमिलैरिटी है कि दोनों का मैकेनिज्म सेम है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो कि मैकेनिज्म की बात की जा रही है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो मैकेनिज्म है वो सेम है, एंजाइम्स, लोकेशंस और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
शेयर्ड मेटाबॉलिक पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस और टीसीएस साइकिल। प्रोकैरियोट्स में भी ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट करती है, टीसीएस साइकिल ऑपरेट करती है। यूकैरियोट्स में भी टीसीएस साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट करती है। तो दिस इज सिमिलैरिटी। सिमिलर apparatus for conservation of chemical energy as ATP located in the plasma membrane of prokaryotes and the mitochondrial membrane of eukaryotes। दोनों में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में एनर्जी करेंसी क्या है? ATP। दोनों में जो एनर्जी स्टोरेज है ATP होती है, जिसको अल्टीमेटली ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज किया जाता है। सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, करेक्ट, ये चीज याद रखनी है। दोबारा से उन्होंने यही बोला कि मैकेनिज्म सेम है लेकिन लोकेशंस एंजाइम्स अलग अलग ऑपरेट करते हैं बिटवीन साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट। सिमिलर मैकेनिज्म सिंथेसाइजिंग एंड इंसर्ट इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये पॉइंट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है समझने में। वो कहना चाह रहा है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, वो प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उनका सिंथेसिस होना दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सेम होता है, प्लस वो मैकेनिज्म जिसकी वजह से वो प्रोटीन्स जाके मेम्ब्रेन में इंसर्ट होते हैं वो भी सेम होता है। दोबारा बता रही हूँ, द पॉइंट सेज कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सबसे पहले तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या हैं? वो प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और पॉइंट कहता है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को बनाने का तरीका प्लस इनको मेम्ब्रेन में लगाने का तरीका, दोनों तरीके सेम है। सो इट सेज सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इंसर्ट इन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। प्रोटियोजोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन डाइजेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर कंस्ट्रक्शन। प्रोटियोजोम्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं प्रोकैरियोट, स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, बिटवीन आर्के बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। आर्के बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में जो प्रोटियोजोम है उनका जो कंस्ट्रक्शन है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स बिल्ड ऑफ प्रोटीन सिमिलर टू एक्टिन एंड ट्यूबुलिन। साइटोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम है जो हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट देता है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। वैसे ही एक सेल को स्ट्रक्चर देता है, फ्रेमवर्क देता है, सपोर्ट देता है, मोटिलिटी देता है, मूवमेंट देता है साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स। तो इट सेज जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स हैं वो सिमिलर होते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। एक्टिन एंड ट्यूबुलिन सिमिलर होते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो यूकैरियोट्स में जो साइटोस्केलेटन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है। सो दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पार्ट, साइटोस्केलेटन का एक पार्ट जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में सिमिलर होता है। बाकी जो एडवांसमेंट है वो ऑब्वियसली आपको यूकैरियोट्स में विद द स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या क्या सिमिलरिटी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में सेम होती है, जेनेटिक कोड सेम होता है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन सेम होता है, मेटाबॉलिक पाथवे शेयर करते हैं, एटीपी एनर्जी करेंसी होती है, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म सेम होता है, उसके साथ मेम्ब्रेन प्रोटीन का मैकेनिज्म, बनाने का मैकेनिज्म प्लस इंसर्शन का मैकेनिज्म सेम होता है। प्रोटियोजोम सिमिलर है आर्के बैक्टीरिया ऑफ यूकैरियोट्स के, और साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स भी सिमिलर स्ट्रक्चर्स में आते हैं। बाकी एडवांसमेंट यूकैरियोट्स में ऑब्वियसली प्रेजेंट है क्योंकि वो एडवांस सेल्स हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे फीचर्स जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं बस प्रोकैरियोट्स में नहीं है। सबसे पहला, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म सेपरेटेड बाय न्यूक्लियर एनवेलप कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स पोर स्ट्रक्चर। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग करता है न्यूक्लियर एनवेलप। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। और न्यूक्लियर एनवेलप अगर देखें तो न्यूक्लियर एनवेलप बहुत सारी जगह पे इंटरप्टेड होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू डीएनए और आरएनए साइटोसोल और न्यूक्लियस के बीच में आना जाना करते हैं, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स दैट आर कैपेबल ऑफ इम्पैक्टिंग इनटू माइटोटिक स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है वो यूकैरियोट्स में बहुत एडवांस है, उनके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स लग जाते हैं जो और पैकेजिंग को एडवांस करते हैं। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेनियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, एंडोसोम, पेरोक्सिज्म, ये सब आपको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते। स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोटोसिंथेसिस। आपने देखा था मैकेनिज्म सेम था, करेक्ट? आपने देखा सिमिलैरिटी है मैकेनिज्म में, लेकिन अगर यूकैरियोट्स में बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये है डिफरेंस। सिमिलैरिटी थी मैकेनिज्म में लेकिन डिफरेंस है लोकेशन में और ऑर्गेनेल्स में।
कॉम्प्लेक्स साइटोस्केलेटन सिस्टम, ये मैंने आपको अभी बताया था कि साइटोस्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट जो होता है यूकेरियोट्स में बहुत एडवांस है। माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एक्टिन फिलामेंट्स हैं, वो बहुत इंक्लूडिंग एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड मोटर, और उनके साथ उनके मोटर प्रोटीन्स हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होती है सेल में। ऑर्गेनेल्स मूव करते हैं, वेसिकल्स मूव करते हैं, सेल खुद मूव करती है बिकॉज ऑफ साइटोस्केलेटन मोटर प्रोटीन्स। कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला एंड सीलिया का जो स्ट्रक्चर है वो यूकेरियोट्स में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एबिलिटी टू इंजेस्ट पर्टिकुलेट मटेरियल बाय एनक्लोजर विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेसिकल्स। तो फैगोसाइटोसिस की जो एबिलिटी है वो यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल जो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। सेल डिवीजन यूजिंग अ माइक्रोट्यूब्यूल कंटेनिंग माइटोटिक स्पिंडल दैट सेपरेट्स क्रोमोसोम। तो माइटोटिक स्पिंडल जो होता है ये किसका बना होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल एक साइटोस्केलेटन फिलामेंट है। तो जब हम देखते हैं सेल डिवीजन, तो यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन में माइटोटिक स्पिंडल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं मिलता। प्रेजेंस ऑफ 2 कॉपीज ऑफ जीन्स पर सेल। डिप्लॉइडी जो आप देखते हो, प्रेजेंस ऑफ 3 डिफरेंट आरएनए सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। आरएनए पॉलीमरेज अगर यूकैरियोट्स में देखें तो 3 अलग अलग है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ऐसा प्रोकैरियोट्स में नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायरिंग मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि हम यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो गैमीट फॉर्मेशन होता है जिसमें मियोसिस इन्वॉल्व होता है, गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस से थ्रू होता है, और फाइनली फर्टिलाइजेशन से जाइगोट फॉर्म होता है दैट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। सो दिस इज हाउ द डिफरेंसेस। क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो आपने देखा, ये सारे फीचर्स आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, डीएनए पैकेजिंग बहुत एडवांस है, उसके बाद स्पेसिफिक ऑर्गेनेल्स है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, फैगोसाइटोसिस की एबिलिटी है, सेलुलोज सेल वॉल प्रेजेंट होती है, माइटोटिक स्पिंडल्स प्रेजेंट होते हैं, डिप्लॉइडी प्रेजेंट है, हर जीन की 2 कॉपी प्रेजेंट होती है, उसके साथ आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए डिफरेंट आरएनए राइब पॉलीमरेजेस हैं, एंड देन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू गैमीट फॉर्मेशन होता है, एंड फाइनली फर्टिलाइजेशन होता है। सो ये था आज का सेशन जिसमें हमने कुछ कुछ PYQ सॉल्व किए। नेक्स्ट सेशन में और PYQ सॉल्व करेंगे और एडवांस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। वर्क हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।